अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास अब्दुल मनान भाई है और ये यूक्रेन से डेंटिस्ट्री में बैचलर कर रहे हैं। तो आज इनसे पूरी गपशप होगी कि वहाँ पर पाकिस्तान से कैसे अप्लाई करनी है और कैसे हम जा सकते हैं, पूरा प्रोसीजर स्टार्ट से लेकर आखिर तक। तो इनके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और इनका जो मैंने यूट्यूब चैनल विज़िट किया था, इनके बड़े इंटरेस्टिंग इनकी वीडियोज़ है तो वो भी मैंने देखी थी। तो इस वजह से फिर मैंने इनको रीच किया, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया, मुझे टाइम दे रहे। तो सबसे पहले अब्दुल मनान भाई थोड़ी अपनी इंट्रोडक्शन कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सयार भाई, आपका आपने कांटेक्ट किया और आपने हमें अप्रोच किया, मैं आपका बड़ा थैंकफुल हूँ। मेरा नाम अब्दुल मनान ज़िया है, मैं यूक्रेन के शहर खार्किव में होता हूँ और इधर मैं बैचलर इन डेंटल सर्जरी BDS की तालीम हासिल कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। हाँ जी। अच्छा, माशाल्लाह। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं ना कि यानी आपने जिस तरह डेंटिस्ट्री सेलेक्ट किया है, तो जो भी कोई पाकिस्तान से अगर बैचलर के लिए आना चाहता है यूक्रेन, तो यूनिवर्सिटीज़ या प्रोग्राम्स वो किस तरह ढूंढ सकता है, कहाँ पे उसने देखने हैं, वो कैसे सेलेक्ट कर सकता है? ऐसा है कि अगर आप जनरल एक इन्फॉर्मेशन की बात करें, लेट सपोज यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और कोर्सेज के बारे में, वो तो सारी ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको पता है इस टाइम गूगल के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, आपने एक क्लिक के ऊपर सब कुछ आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आपने फर्दर फिर आगे उसकी डिटेल्स में जाना है तो उसके फिर कुछ स्टेप्स हैं, और जो वीज़ा के जिस तरह या फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किस तरीके से करना है, किसके थ्रू करना है, ये सभी एक प्रॉपर एक थ्रू चैनल सिस्टम होगा। तो इनका कोई ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह है जिस पे आप प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं, अपने फील्ड के हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं जिस तरह? और यहाँ पर जो प्रोग्राम्स ऑफर होती है तो वो कोई और लैंग्वेज है या सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है? ऐसा है कि पहली बात तो ये कि ऑफिशियल सब यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन वो अमूमन यूक्रेनियन लैंग्वेज में है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज यूक्रेनियन है, लेकिन ये साथ साथ पहले कुछ आज से साल पहले रशियन में भी पढ़ाते रहे, लेकिन कुछ इन्होंने लॉज वगैरह पास किए हैं और इन्होंने कुछ लास्ट ईयर्स में ये रशियन को कंप्लीट खत्म करके यूक्रेनियन और इंग्लिश के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो कोई इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है जिसपे आप मतलब सारी यूनिवर्सिटीज सर्च कर सकते हैं? ये यूनिवर्सिटीज़ के अलग-अलग से वेबसाइट तो होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल इटली का एक वेबसाइट है या हंगरी का भी एक वेबसाइट है, इस तरह जर्मनी का वो डेड वेबसाइट है। तो वहाँ पर जब आप जाते तो आप फील्ड के हिसाब से सारा फिल्टर करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इंग्लिश में, फॉर एग्जाम्पल आपकी डेंटिस्ट्री है तो डेंटिस्ट्री कितनी यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश में प्रोवाइड करती है? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? बिल्कुल ऐसे है। यूनिवर्सिटी की एक गवर्नमेंट की एक अपनी ऑफिशियल साइट है जिसके ऊपर सब वेबसाइट्स एक किस्म की फिल्टर्ड हैं, जिस तरीके से आपने बताया। उसका मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, तो उससे काफी फायदा हो जाएगा। उसके अलावा बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स एजेंट्स वगैरह की साइट्स बेतहाशा हैं, वो भरी पड़ी हैं, लेकिन जो एक ऑफिशियल है वो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। तो ये इनका एक ऑफिशियल वेबसाइट है, बहुत अच्छा हो जाता है। वहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वहाँ पर आप पूरा फिल्टर कर सकते हैं कि आपने किसी खास डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग करनी हो या आपने फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड में इस तरह डेंटिस्ट्री कर रहे हैं, तो इस किस्म के फील्ड में आप उसको फिल्टर कर सकते हैं और जो भी आपका इंटरेस्ट हो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो एडमिशन के इनके रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या है? एडमिशन की रिक्वायरमेंट मोस्टली, अब मैं आपको एक लेट सपोज किसी भी बैचलर के बारे में बता देता हूँ। पहले तो मैट्रिक FSC इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, ठीक है। उसके अलावा इनके कुछ अटेस्टेशंस के प्रोसेस होते हैं जो कि हम बेसिक के थ्रू होते हैं, बस यही बेसिक्स हैं। लेकिन जो मेन बेसिक है वो आपकी FSC क्लियर होनी चाहिए, मोर देन 50%, और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मोर देन 60% पे लेती हैं। तो आपने खुद यानी जो आपका प्रोसेस आपने खुद अप्लाई किया था या आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू सारा प्रोसेस किया है? एक्चुअली मैंने तो यूनिवर्सिटी की मेन साइट पे अप्रोच किया था, लेकिन क्योंकि आपको पता है आप भी यूरोप में हैं, यूरोप में अमूमन डायरेक्ट लैंग्वेज बैरियर की वजह से आप काम नहीं करवा पाते हैं, तो बीच में कॉन्ट्रैक्टर्स का एक सिलसिला मौजूद होता है। जैसे कि इवन अब ऑस्ट्रेलिया में भी आपको पता है कि वाया कॉन्ट्रैक्टर ही आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो जब मैंने ऑफिशियल साइट पे अप्रोच किया, कॉन्टैक्ट किया, तो आगे मुझे कॉन्ट्रैक्टर्स के मैसेजेस आए थे। तो कुछ मेरा एक दोस्त भी इधर था जिसकी वजह से मुझे ज्यादा एक ईज हो गई कि, और उसने मुझे बताया कि फलाने फलाने कॉन्ट्रैक्टर्स या एजेंट्स हैं जिनके थ्रू आप काम कर सकते हैं, ये बेहतर है। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट मतलब आजकल तो गूगल क्रोम वगैरह में वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन इजीली हो जाती है, जो भी वेबसाइट आप देखना चाहते हैं, बिल्कुल, तो ये पॉसिबल है कि कोई स्टूडेंट खुद जो इनकी ऑनलाइन वेबसाइट है, तो इनकी जो एडमिशन प्रोसीजर है, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने या ऑनलाइन ही प्रोसीजर होता है सारा? ऑनलाइन प्रोसीजर है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खुद इस चीज़ पे बड़ा वर्क कर चुका हूँ। मैं इवन रिसेंटली आपने देखा था, मैं एम्बेसी की भी गया था, एम्बेसी
बेसिस पे मैंने इंटरव्यू लिया था। मेरा मेन फोकस यही था, ये जो एजेंट्स का सिलसिला है ना, ये इतना अच्छा सिलसिला नहीं है। ये बीच में काफी मतलब कि नई सड़कें दिखा रहे होते हैं, नए रास्ते दिखाते हैं जिस पे स्टूडेंट्स को जाना ही नहीं होता। तो लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, किसी भी एजेंट के थ्रू आप एडमिशन लेंगे, या फिर एक और तरीका, या किसी हर स्पेसिफिक वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके थ्रू अप्लाई करें। उनके जो मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं शायद उनसे आपका कॉन्टैक्ट हो जाए, लेकिन यूजुअली एजेंट्स के थ्रू ही काम होता है। डायरेक्ट अभी तक मैंने नहीं कोई भी, मे बी कैपिटल में एक सिटी है, एक यूनिवर्सिटी है, गालबन तारास शेवचेंको उसका नाम है, वही जो उनसी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से लिंक में स्टूडेंट ले रहे हैं, वरना सब एजेंट्स के थ्रू ही जा रहे हैं। अच्छा, जो एडमिशन प्रोसीजर है तो इसमें जो एडमिशन फ़ी है, जिस तरह सिर्फ वो एप्लीकेशन फ़ी है ना, जिसके बाद आपको फिर एडमिशन ऑफर होती है, तो उसकी फ़ी कितनी होती है अगर आपको पता हो सर? और एजेंट वगैरह आपको कितना चार्ज करते हैं ऑन एवरेज? यूजुअली तो जो एडमिशन लेटर, जिसको हम इनविटेशन लेटर एक्चुअली बोलते हैं, कि जो आपने पाकिस्तान भेजना होता है, उसकी एक्चुअल जो प्राइस है वो DHL वगैरह ऐड करके $200 के राउंड अबाउट है। इसमें एजेंट फ़ी वगैरह सब शामिल है? नहीं, इसमें एजेंट फीस नहीं है। ये एक्चुअली इसमें थोड़े बहुत प्लस माइनस चार्जेस होते हैं, लेकिन इसमें एज एन आप कह लें कि कुछ यूनिवर्सिटी की बैंक फीस होती है जो आपने इनविटेशन लेटर ले रहे हैं, और कुछ वो जो आपका जो भी कोई एजेंट आपका काम कर रहा है, लेट सपोज मैं आपका काम कर रहा हूँ, तो वो DHL मैंने करना है, ठीक है, और फिर फर्दर कोई 15, 20, $30 होते हैं, वो एजेंट कुछ ले भी लेते हैं कुछ। अब अमूमन मैंने सुनने में आया कि पाकिस्तानीज के साथ, मेरा स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे आप भी, आपको पता है यूट्यूबर हैं, आपको स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करते रहती हैं जी, और इसी तरह मुझे भी स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करते रहे। अक्सर वो कहते हैं जी हमसे एजेंट ने $500 चार्ज कर लिए हैं इस काम के। तो मैं उनको बताता हूँ ये काम जो है ना राउंड अबाउट $200 का है मैक्सिमम भी, उसमें $40-50 इवन कई बार तो एजेंट कमा भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको पता है एक लूट मची हुई है, तो हर जो एजेंट है उसका एक अपना रेट है, लेकिन जो एक्चुअल रेट है ना मैक्सिमम मेरे नजदीक 200 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज पे जो मेंशन है वो $250 मेंशन है। अच्छा। हाँ जी। ये मतलब आप बहुत अंदर की इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं, तो मतलब ये स्टूडेंट्स तक ये पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी कि जितनी भी एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप वहाँ पे है ऑलरेडी। अच्छा, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि बैचलर लेवल पे कोई स्कॉलरशिप वगैरह अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे ट्यूशन फ़ी कितनी है और इसका क्या सीन है? पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, एक्चुअली मैं इस काम में काफ़ी ज़्यादा इन हूँ। रिसेंटली मुझे तकरीबन 3 साल, अराउंड 3 साल से ज़्यादा होने वाले हैं मैं इधर हूँ। मैं इस काम को काफ़ी डीपली देख चुका हूँ, मेरे कुछ काफ़ी क्लोज कोलीग्स वगैरह भी काम करते हैं। इवन अब मैं अपनी एक स्टूडेंट कंसल्टेंसी की मैंने अपनी कंपनी बना ली है, बस वो गवर्नमेंट को मैंने पेपर्स दिए हैं रजिस्टर्ड होने के लिए ना। अच्छा। तो मेरे साथ मेरे सीनियर्स हैं जो कि तकरीबन 12-13 साल से इधर हैं, उनके साथ हमने मिलकर ये स्टूडेंट कंसल्टेंसी अपनी बनाई है, और ऑफिशियल भी हम इंशाल्लाह सून विद इन मंथ इंशाल्लाह पाकिस्तान एम्बेसी से भी उसको रजिस्टर्ड वगैरह करवा लेंगे, ताकि ऑफिशियली स्टूडेंट्स को हम प्रॉपर गाइड कर सकें। अच्छा। क्योंकि मैंने देखा ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डेविएट हो जाते हैं इधर आके, और स्टूडेंट्स के साथ बड़ी ज्यादतियाँ भी की जाती हैं, और कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है उनके साथ। तो मैंने कहा जब तक मैं यूक्रेन में हूँ, या जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ उस सिस्टम में, एक स्पेशली यूट्यूब के ऊपर जितना मैं प्रीच कर सकता हूँ कर सकूँ, ठीक है। हमारे थ्रू आए या ना आए, हमारे से बात करें या ना करें, लेकिन हमारी वीडियोस के थ्रू उन तक वो रियल पैगाम में पहुंचे। और बाकी स्कॉलरशिप की, जहाँ तक आपने क्वेश्चन पूछा, स्कॉलरशिप एक्चुअली यहाँ पर पाकिस्तानी के लिए अवेलेबल नहीं है। मैंने बड़ी ट्राई की थी इधर उधर फाइंड करने की, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं यहाँ पे मिली बिल्कुल भी। और जो फीसिस हैं बेसिक, वो इतनी ज्यादा भी नहीं है। लाइक के मेडिकल की अगर आप फीस की बात करें, ऑन एवरेज $2,000 के राउंड अबाउट पर सेमेस्टर उसकी फीस है। एक साल के मतलब $4,000 के आसपास? हाँ जी। अब मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो गवर्नमेंट की नेशनल यूनिवर्सिटी है, और वो पाकिस्तान में ग्रीन लिस्ट भी है, खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसकी फीस मेडिसिन की 4,800 है MD की। अच्छा। और जो BDS है डेंटल सर्जरी, इसकी $5,400 है पर ईयर। अब जब फॉर एग्जांपल कोई एजेंट या जो भी प्रोसीजर है, आपको एडमिशन मिल गई किसी भी यूनिवर्सिटी में, जिस प्रोग्राम में आप बैचलर करना चाहते हैं उसमें मिल गई आपको एडमिशन, तो उसके बाद वीज़ा वगैरह का क्या प्रोसीजर होता है? वो भी किसी के थ्रू करना पड़ता है, या यूक्रेन की कोई एम्बेसी है पाकिस्तान में और डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट वो क्लियर होता है, वो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के मुताबिक अप्लाई करनी पड़ती है, उसका क्या सीन है? ऐसा है कि ये तो मैंने जस्ट आपको एक बेसिक फीस बताई थी, ठीक है। जब आपको भी पता है, जब आप स्टार्टिंग में, लेट्स सपोज हम पूरा एक प्रोसेस को शुरू से डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट ने एडमिशन लेना है, उसने किसी भी कंसल्टेंट, किसी एजेंट, किसी को भी अप्रोच करके उसने इनविटेशन लेटर अपना अप्लाई करके यूनिवर्सिटी का मंगवा लिया, ठीक है।
ABC यूनिवर्सिटी का उसने इनविटेशन लेटर मंगवा लिया, एजेंट को पैसे $200 या 250, लेट सपोज कोई भी एक अमाउंट दे दी है, और उसको इनविटेशन लेटर चला गया। फिर एक चेकलिस्ट होती है जो कि पूरी करनी है, जिसमें मैट्रिक FSC, मेडिकल एग्जामिनेशन, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, ये चंद एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ये कंप्लीट करनी है। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में यूक्रेन एम्बेसी है, लेकिन रिसेंटली इन्होंने बहुत अच्छा एक सिस्टम किया है, जेरीज वीजा सेंटर, आपने या जेरीज वीजा सर्विस आपने नाम सुना होगा, जी जी जी, जो कि VFS का जिनके साथ लिंक है, उन्होंने अब इनके साथ लिंक कर लिया। तो लाहौर वाले जो हैं वो लाहौर में अपने वीजा सेंटर को अप्रोच कर लेते हैं, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद में, कराची वाले हर मतलब के सिटी में उनके अपने वीजा सेंटर्स हैं। और इवन कोविड की वजह से अब इंटरव्यूज भी वीजा सेंटर्स के अंदर हो रहे हैं। लेकिन जब मेरे टाइम पे था, मैंने खुद एम्बेसी इंटरव्यू दिया था बैक टू 2018, और लेकिन अब सिस्टम बहुत अच्छा हो गया और अपडेट हो गया। अच्छा, और वीज़ा फ़ी कितनी होती है? मतलब है कि आप खुद वो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को सारा प्रिपेयर करके जेरिस के थ्रू या एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेके खुद अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अमूमन स्टूडेंट्स को जब गाइड कर रहा होता हूँ तो मैं उनको यही बताता हूँ कि पाकिस्तान में इवन वीडियोस में मैं यही बताता हूँ कि आपको 2 साइडेड एजेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो आपको पता है ऑनलाइन सब कुछ है, और आप ऑनलाइन सर्च करें आपको पाकिस्तानी एजेंट्स यूट्यूब पे भी बहुत मिल जाती हैं। अच्छा, तो मैं हमेशा अक्सर स्टूडेंट्स को ये गाइड करता हूँ कि जो पाकिस्तान में, आपको भी पता है सियार भाई, के जो एजेंट बैठे हैं इवन उनका अपना पासपोर्ट भी नहीं बना होता, और वो लोगों को ऑस्ट्रेलिया, USA, UK भेज रहे होते हैं, सही है। उनको ये नहीं पता कि पासपोर्ट की फीस कितनी है, और वो अपनी तरफ से फीसेस बना के और वीजा के सिस्टम बना के बैठे होते हैं। ये सिस्टम बहुत ईजी है, कुछ लोगों ने और या कुछ खाने वाली पार्टीज ने इसको मुश्किल कर दिया। लेट सपोज अब आप बात करते हैं वीजे की, तो इन्विटेशन लेटर पाकिस्तान में चला गया है, आपको मैं इधर से, मैं लेट सपोज मैं बैठा हूँ या आप बैठी हैं, आपने इधर से स्टूडेंट को गाइड कर देना है ऑन कॉल कि ये प्रोसेस है, और आपने ये डॉक्यूमेंट्स आपने खुद कंप्लीट करने हैं। यानी कि जैसे कि IBCC के अटेस्टेशंस होती हैं, आपको पता है बोर्ड ऑफिस में की, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। तो ये खुद एक स्टूडेंट करेगा, और वो खुद ही जाके एक एम्बेसी की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप फॉर्म भी फिल करेंगे, उस फॉर्म को प्रिंट करवाएंगे, और आप जेरीज के ऑफिस चले जाएंगे। जेरीज की बेसिक 2500 से 3000 रुपए, 2800 गालबन फीस है, मैं कोई फिक्स अमाउंट नहीं बताऊंगा, 3000 के राउंड अबाउट फीस है। वो फीस जेरीज वाले अपनी ऑफर जो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लेते हैं। उसके अलावा जो वीजा की फीस है ना, वो $395 है, जो कि फैसल बैंक में सबमिट होती है, नियर बाय फैसल बैंक जो भी होगा उसमें सबमिट होगी। अभी तक की डेट के हिसाब से ये प्रोसेस चल रहा है। उसके अलावा जो नाम लेते हैं, अभी रिसेंटली मेरे टाइम पर अटेस्टेशन इतनी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की नहीं थी, मेरे टाइम पे 3 डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन थी। लेट सपोज मैट्रिक, FSC और बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्टेशन, लीगलाइजेशन यूक्रेन की एम्बेसी करती है कि उनके बैक साइड पे जैसे IBCC की एक स्टैंप लगती है, इसी तरह यूक्रेन वाले एक अपनी अप्रूवल उसको करते हैं, अटेस्ट करते हैं, ठीक है, अटेस्ट कह लें आप, तो वो उसके चार्जेस होते हैं, जो कि 5 डॉक्यूमेंट्स की वो करते हैं। $250 वो हो गए, और $395 वीजा की फीस हो गई। ये एक बेसिक चार्जेस हैं जो कि अप्लाई करने के। अच्छा, तो यूजुअली इस तरह होता है ना कि मैं खुद भी विजिट करूंगा ना यूक्रेन की जो अपनी इस्लामाबाद में एम्बेसी है, उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए होते हैं ना, तो वो मुझे वहाँ से अगर वो लिस्ट मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। और आपने बहुत की इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब मैं यानी वीज़ा फ़ी वगैरह साहब ने एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा आप ये बताएं कि वीज़ा इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन होते हैं, और वीज़ा रिजेक्शन वगैरह के चांसेस क्या होते हैं, और इंटरव्यू में मतलब क्या कोई टिप्स वगैरह आप देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं एक इंटरव्यू से हम शुरू कर लेते हैं। इंटरव्यू ऐसा है कि वो बड़े बेसिक से क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट क्यों की है, आपने ये फील्ड सेलेक्ट क्यों की है, आप किसके थ्रू आपको ये इनविटेशन मिला है, लेट सपोज किसी एजेंट के थ्रू, किसी ऑनलाइन यूट्यूब एजेंट के थ्रू, या किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। ये उनका बड़ा बेसिक एक क्वेश्चन होता है। फिर उसके बाद फर्दर आगे चले जाएं तो वो फिर इवन प्राइस भी पूछते हैं कि आपको इनविटेशन कितने का मिला है, ताकि कहीं वो रफली आइडिया लेते हैं कि एजेंट कितना आपको कमा रहे हैं या कितना हाथ फेर रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। तो साथ साथ उनका फर्दर एक और क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके फ्यूचर में उधर सेटल होना है या पाकिस्तान वापस आना है, और आपने यूक्रेन को क्यों सिलेक्ट किया है। इस तरह के जो बड़े बड़े बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, चंद एक मरतबा वो आपकी फील्ड से रिलेटेड लाजमी 2-3 क्वेश्चन एंड पे पूछ लेते हैं। लेट सपोज मैं अपनी बात करूं, या रिसेंटली जो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को डील किया था, उनसे उन्होंने मेडिसिन के क्वेश्चंस पूछ लिए थे। अच्छा, कि हाँ जी, इवन मेरे एक डेंटिस्ट आया रिसेंटली, उसने मुझे बताया कि BDS का स्टूडेंट, उसने मुझे बताया कि उससे पूछ रहे थे कि थर्ड मोलर किस एज में आता है, थर्ड मोलर कितने होते हैं, इस तरह के विजडम टूथ को थर्ड मोलर कहते हैं, फलाना टिमकाना, ऐसे लिटिल बिट क्वेश्चन है, जस्ट हाउ नाउ लेते हैं कि क्या आप कहीं भागने तो नहीं जा रहे हो। अच्छा, क्योंकि सियार भाई आपको पता है यूक्रेन जो सी है ना, वो जियोग्राफिकली रशिया और यूरोप के बिटवीन है। जी जी। और ये खुद तो यूरोपियन यूनियन में नहीं है, लेकिन ये गेटवे बहुत अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं
मुझे अगर आप बेशक आप पठान है लेकिन गुस्सा ना करना आप मेरे पे। हमारे माशाल्लाह पठान इधर आते हैं भागने के लिए आते हैं मोस्टली आई एम वेरी सॉरी टू से। बिल्कुल ये तो अभी है। मैं आपको एक तस्वीर भेजूंगा, आपने इंटरव्यू में डालनी है। अभी कल तकरीबन 5 से 7 पठान बॉर्डर पे पकड़े गए हैं। एक करपाथिया माउंटेन रेंज है यूक्रेन की, पोलैंड और रोमानिया के साथ जो बॉर्डर लगता है उधर, जी जी। वहां से भाग रहे थे, वो पकड़े गए हैं। अच्छा। कल की खबर है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ये इस तरह असल में जिसको भी मौका मिलता है ना, मतलब यहाँ पर अब स्पेन में गुजरात के बहुत सारे लोग होते हैं, किसी इथनिसिटी को तो बंदा नहीं वो कर सकता, सारे जिनके जगह से लोग आते हैं और वो यूरोप किसी भी तरीके से पहुँचना चाहते हैं ना, वो तो हमारे जो कंट्री के क्राइसिस है उससे रिलेवेंट है कि वहाँ पे सिचुएशन इस तरह होती है और कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल लेकिन यूजुअली यहाँ पे पठान फेमस है तो मैंने इसके नाम लिए, माफ करना मुझे जरा। कोई मसला नहीं है, लेकिन और वो असल में इस तरह होता है ना कि इसी वजह से फिर वीज़े में भी मसले बनते हैं ना, जो इस किस्म के केसेस आती है तो इस वजह से फिर वीज़ा में भी वो बहुत एहतियात करते हैं स्टूडेंट्स को वीज़ा इशू करने में। बिल्कुल बहुत ज्यादा, बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी वजह से ना मैं आपको बताता चलूं, ये भी एक राज की बात ही कह लें, या राज की तो नहीं, कोई बल्कि राज की बात नहीं है, ये खुली बात है। मैंने आपने गालबन मेरा वो इंटरव्यू देखा, मैंने एम्बेसडर के साथ लिया था, मैंने एम्बेसडर से भी इवन ये क्वेश्चन पूछा है। हमारे यहाँ फिलहाल यूक्रेन के जो स्टूडेंट्स की वीजा रेशियो है ना, वो 99% रिजेक्शन की हो गई है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, वो फिर रॉन्ग पाथवे अंडर द टेबल टॉक करके उस तरह वीजे लग रहे हैं। आप मेरी बात को अगर समझ रहे हो तो अच्छा। मतलब कि कुछ ले देकर वीजे लग रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट वीजे नहीं फिलहाल लग रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का वीज़ा लग तो वो पढ़ने ही जा रहा है, तो उसके बाद वो अपना ट्यूशन फी वगैरह वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स अलाउड होता है और उसकी कोई अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स के लिए, और कितना कमा सकता है स्टूडेंट? पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर ऑफिशियली जॉब अलाउ नहीं है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन अगर आपने जॉब करनी है लीगली, एक प्रोसेस ये है कि यहाँ पर आप अपनी रशियन उनसे गवर्नमेंट से एक इजाजत लें, वो एक आपको पेपर दे देंगे, आप अप्लाई करेंगे कि मैं एज अ स्टूडेंट जॉब करना चाह रहा हूँ। 99.9% स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जॉब कर रहे हैं, वो बगैर ही किसी इजाजत के जॉब कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का इतना ज्यादा इस चीज के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन वो जब पकड़ लें तो फिर समझे आपकी हर गई है। अच्छा। फिर वो आपके इश्तराफ भी डालेंगे, आपके ऊपर चालान भी डालेंगे, और आपके ऊपर डिपोटेशन का भी चार्ज लग सकता है। अच्छा अच्छा। तो लेकिन अमूमन जितने भी मैंने पाकिस्तानी देखे हैं वो बगैर किसी परमिट के जॉब कर रहे हैं, और उसकी कोई टाइमिंग नहीं है। अगर आपने परमिट ले लिया है आप जॉब कर सकते हैं। और उसके अलावा जो यूजुअली मैंने एक आपको भी पता है, आप स्पेन में लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है यूरोप में, और जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज वाला जो सीन नहीं है यहाँ पे, तो आप ये होटल्स रेस्टोरेंट्स वाली जॉब तो आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अगर आप किसी इंटरनेशनल बंदे नहीं, लेट सपोज किसी पाकिस्तानी ने या किसी अरबी ने रेस्टोरेंट बनाया, आप उधर अगर आपको वो जॉब पे रख ले तो 100 बिस्मिल्लाह। यूजुअली स्टूडेंट्स जो सी जॉब करते हैं वो कॉल सेंटर्स की जॉब करते हैं, ठीक है। अच्छा। और हाँ जी, और फिर मैं आपको बताता चलूँ, मोस्टली पाकिस्तानी इधर आते हैं मेडिकल के सिलसिले में, मेडिसिन के सिलसिले में यूक्रेन में जो फोकस करते हैं। अच्छा। तो वो यूजुअली जॉब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है मेडिसिन की स्टडीज भी टफ हैं। बिल्कुल। फ्रॉम मॉर्निंग 8 टिल इवनिंग 5 आपने यूनिवर्सिटी में बिजी होना है, प्लस सम हाउ आपने बिजी रहना है। तो जब आप इवनिंग में फ्री होंगे, आप सम हाउ अपनी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करेंगे, कोई जिम शिम करेंगे, कोई घर बातचीत करेंगे, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। और कॉल सेंटर्स की जॉब आपको एक्सपीरियंस होगा 10 से 12 घंटे की होती है कम से कम। अच्छा अच्छा। तो जो इंजीनियरिंग टाइप के आते हैं, अदर बैचलर कोर्सेज के आते हैं, आईटी से रिलेटेड आते हैं, सीएस से रिलेटेड, वो लोग जॉब करते हैं, और वो लोग अच्छा कमा भी लेते हैं, हेल्दी कमा लेते हैं, $500-700 एवरेज पे कमा लेते हैं वो किसी न किसी तरीके से। अच्छा। और नहीं तो एक बड़ा अच्छा ट्रेंड चला हुआ है यहाँ पे फूड डिलीवरी से रिलेटेड, टैक्सी से रिलेटेड बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि इतना लाइसेंस का इशू नहीं होता, आप पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस बना के लिए, तो स्टूडेंट वो जॉब भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, तो मेरे ख्याल में हमने सारे टॉपिक्स जो मेजर टॉपिक्स जो हमने कवर कर लिए, तो आखिर में अगर आप एक मुख्तसर सा स्टूडेंट्स को कोई टिप देना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं जो यूक्रेन में इंटरेस्टेड हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही पाकिस्तान में किसी भी एजेंट्स के हाथों में ना फंसें, क्योंकि जो मैंने अभी तक 3 साल के एक्सपीरियंस में यूट्यूब से, जब मैं आया था मैंने तभी यूट्यूब स्टार्ट कर दी थी, उससे कुछ अर्से बाद, तो मुझे अभी तक यही पैगाम आता है कि एजेंट्स जो है ना वो बहुत 2 नंबरी कर रहे हैं। तो जिस सिलसिले में मैंने भी अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं भी और भी वीडियोस डालूंगा स्टूडेंट से रिलेटेड ही। पाकिस्तानी जो उधर एजेंट बैठे हैं ना, उनके हाथों में ना फंसे, आप ट्राई करें आपको कोई यूक्रेन में कोई एक अच्छा एजेंट मिल जाए ऑनलाइन किसी भी तरीके से। चले, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता चलूंगा। मुझे एक बात आपकी वो आपसे कुछ दिन पहले आपने एक स्टूडेंट मेरी तरफ रेफर किया था कि अगर आपने यूक्रेन की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो सियार भाई ने, मैंने उससे पूछा आपको किसने मतलब कांटेक्ट किया, तो उसने कहा सियार भाई ने बोला। तो बड़े कम लोग होते हैं जनाब आप जैसे भी जो कि ऐसे रेफर कर देते हैं, वरना टू बी वेरी ऑनेस्ट यूक्रेन के
लिए जितने भी, इवन किसी का चाचा मामा भी, रिश्तेदार भी कोई रेफर करेगा ना, वो मुझे नीचे से कॉल कर देगा कि यार मनान मेरे $400-500 रख लेना, कि मतलब स्टूडेंट में से $400-500 मेरे रख लेना। तो आपने इवन मुझे बताया भी नहीं कि आपने मुझे कोई स्टूडेंट रेफर किया, लेकिन मैंने क्योंकि जब उससे इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला जनाब सियार साहब ने स्पेन से मेरे को बंदा भेजा है, तो हम उसको डील कर लें। अच्छा, तो खैर मेरे जहन में तो अब नहीं है, क्योंकि मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मेरी खुद भी कोई कंसल्टेंसी या इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं है। PhD के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और फिलहाल कोई इरादा भी नहीं है मेरा। मैं तो वैसे ही बस जो मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाते वो मैं सारा शेयर कर लेता हूँ। तो इटली का जो प्रोसेस है, स्पेन का जो प्रोसेस है, तो उसमें कोई एजेंट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं हो सकती। आप खुद सारा थ्रू प्रॉपर चैनल कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स है। और अभी तो काफ़ी स्टूडेंट्स में स्टोरीज पे भी लगाए तो मुझे मैसेज आ जाते हैं कि हमें वीज़ा लग गया है स्पेन का, तो उससे खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखी थी आपकी स्टोरीज। उम्मीद है कि आप सबको फ़ायदा हुआ होगा, बहुत की इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया।